हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। जिनकी भी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है और जिनकी चल रही है, दोनों के लिए क्लास जो है बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने वाला है, क्योंकि वो इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसका संबंध सीधा एकदम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से है। ये जो आपका बायोलॉजी का क्लास है जिसका नाम है जनरल स्वास्थ्य, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, एक एक करके छाट कर आपके लिए लाया गया है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए, आपको जो है सीधे आपको एग्जाम आपका जो क्वेश्चन जो होता है उसकी ओर ले चलते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आने वाला है या नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। हार्मोन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। दूसरा में है GA3, ऑप्शन सी में है IA और डी में है एसिमिक एसिड। अब देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए हुए चारों आपका हार्मोन से, लेकिन यहाँ पूछा है तनाव स्ट्रेस वाला हार्मोन, है ना। तो देखिए, एथिलीन जो है बाबू, एथिलीन आपको फल वगैरह जैसे पकाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो जब हम ऑप्शन छांटने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सही को चुन लीजिए और नहीं तो जो जो गलत होता है उसको चुन लीजिए। यहाँ हमें दिख रहा है कि एथिलीन जो है वो फल को पकाने में काम आता है, एथिलीन नहीं होगा। फिर है GA3, IA और लास्ट में है एसिटिक एसिड। ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, ऐसे आप इसका अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे होंगे तो आप इसका सीधा सीधा आंसर दे देते कि एसिटिक एसिड जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आंसर साथ ही साथ याद कर लीजिएगा, कभी नहीं तो एक बार पढ़े दिमाग से तुरंत हट जाएगा, फिर याद नहीं रहेगा। और बात क्या होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन रहेगा वो तो याद रह जाएगा, लेकिन जो आंसर रहता है वही नहीं याद रहता है। और रीजन होता है कि सही को गलत, गलत को सही आप लोग कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, पूछा है यौन संचारित रोग, जिसमें हम आपको पहले ही बताए थे कि बहुत सारी बीमारियां जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सब जो बीमारी है यौन संचारित है। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन में चुन लेते हैं। पहला में ही दे दिया सिफिलिस। अब हम सिफिलिस बोले तो सिफिलिस को देखकर पहला ही टिक आउट करके निकल नहीं जाना है, कम से कम हमें जो है चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लेना है कि क्या आगे कह रहा है। बी में है गोनोरिया। देखिए, गोनोरिया भी है जो यौन संचारित रोग है। यदि जो हम सिफिलिस को टिक आउट करके यहाँ पर निकल जाते तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता, क्योंकि हमें नीचे भी जो दिया हुआ ये भी यौन संचारित रोग है। फिर हम अगला ऑप्शन पढ़ लेंगे। अगला में दिया हुआ A और B दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि सिफिलिस और गोनोरिया जो है दोनों यौन संचारित रोग है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, चूंकि अगर देखिए इसको 1 लाइनर क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकता है, इसको दोनों को अलग अलग करके भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे भी उठा लेगा, बोलेगा सिफिलिस निम्नलिखित में से कैसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है, यौन संचारित बीमारी है, तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर यदि जो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो चाहे एग्जामिनर जैसे भी घुमा के दे आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें पूछा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली, है ना, जो न्यू फैक्टराइज हुई, जो गैस्टेराइडल है उसे क्या कहते हैं। वह गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइडल है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है LNG-20 यानी 20, ठीक है, प्रोजेस्टेसेट। सी में है सहेली और डी में है लिपेप्स। तो यहाँ पर जो सहेली होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहेली जो है वह दवाई, वह गर्भ निरोधक गोली है जो कि गैर स्टेराइडल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन है। अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन है। ऑप्शन ए में है मल्टीलोज 375, फिर है LNG-20 या फिर लिपेप्स लूप और कॉपर टी।
ठीक है। तो यहाँ देखो पूछ रहा है हार्मोन, पूछ रहा है कॉपर्टी हार्मोन्स नहीं है, ठीक ना। तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसको आप आसानी से छाट सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एल एन, ऐसे भी लिखा रह सकता है एल एन जी, ठीक है। ऐसे करके भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो दोनों पर ध्यान दीजिएगा। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? जो गर्भ निरोधक गोली होती है, आप लोग को पता होगा कि जो गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती है तो उसमें एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, ऐसा पूछा गया, इसका कार्य बताइए। पहला है विदलन रोकने के लिए, विदलन को रोकने के लिए क्या ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या विदलन को रोकता है? ठीक है। ऑप्शन बी में अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, फिर है सी में निषेचन को रोकने के लिए। तो बाबू निषेचन के लिए रोकने के लिए जो है कॉपर्टी युक्ति अपनाया जाता है। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उससे जो है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद अगला है जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, ठीक है। जो जननांग समस्या होता है वो किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए में हेपेटाइटिस ए, ठीक है। ऑप्शन बी में हर्पिस विषाणु, फिर ऑप्शन सी में है पैपिलोमा विषाणु और डी में है ट्राइकोमा विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पैपिलोमा विषाणु जो है वो जो जननांग समस्या इसके द्वारा रोका जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि। एक शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है सीधा ओवम में यानी कि अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, इंटर करता है। तो वह विधि का नाम पूछ रहा है ना, विधि उसकी प्रक्रिया क्या होती है वो बताना है। चलिए ऑप्शन ए में है ईटी, बी में है ICSI, सी में है GIFT और डी में है ZIFT, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर, बस थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ जेड लिखा हुआ है। तो इसी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी में आप गलत आंसर कर आइएगा। तो यहाँ GIFT, यहाँ ZIFT, इसका सही आंसर हो, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ICSI, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से, ठीक है, ये आधा वाक्य पे छोड़ दिया है, इससे आगे ये पूछना चाहता है कि यदि जो जनसंख्या अधिक होगी, ठीक है, तब क्या होगा? ऑप्शन ए में है प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, आयु यहाँ पर आय सही होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, फिर जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ेगा और उसका स्वास्थ्य, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, या उपयुक्त में से सभी? ये कैसे हो सकता है? या तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकता है या तो प्रति व्यक्ति आय कम सकता है, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग अनुमान, अपने भी अनुमान से बता सकते हैं कि जब जनसंख्या अधिक होती है तो आय कम जाता है या बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं, आप लोग भी गांव से होंगे या शहर से होंगे, तो दोनों परिस्थिति में ये चीज देखा जा सकता है कि जहां जनसंख्या अधिक रहती है वहां लोगों के बीच समस्याएं भी अधिक रहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कि होने से जब जनसंख्या अधिक होगा तब जो है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध का सर्वाधिक मान्य विधि, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उसमें गर्भ निरोध के लिए सर्वाधिक कौन सी विधि को मान्य, मतलब कि अच्छा माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है ट्यूबेक्टोमी, बी में है डायफ्राम, सी में है अंतःगर्भाशयी युक्ति और डी में है सर्वाइकल कैप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतः गर्भाशयी युक्ति, ठीक है। अभी जो वर्तमान में है इसी को मान्यता दिया गया है, ज्यादा लोग इसी विधि को अपना रहे हैं, ठीक है। ये सब विधि को अभी अब जो है बहुत कम अपनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में यानी 10 में पूछा है कि गर्भाशय में कॉपर्टी एक प्रभावी अंतः प्रभावी गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण। जो कॉपर्टी या होता है, कॉपर्टी में एक प्रभावी और अंतः गर्भाशयी युक्ति दोनों होने का कारण पूछ रहा है, रीजन क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में है शुक्राणुओं को निषेचन की क्षमता कम कर देता है। क्या एक कॉपर्टी में जो अंतःस्रावी गर्भाशयी युक्ति होती है, क्या इससे शुक्राणुओं को निषेचन की क्षमता कम हो जाती है? या फिर ऑप्शन बी में है कि गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी में है कि क्या शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आ जाती है, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉपर्टी का जो प्रभावी अंग होता है या फिर अंतः गर्भाशय युक्ति होती है, इसके लिए जो है ये चारों मतलब तीनों कारक जो है इसके लिए जो है मतलब कि कह सकते हैं प्रभावी है। ठीक है, तीनों इसका रीजन जो है खास है, यानी कि हमारा जो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जब मृत्यु दर क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि लोगों के मरने की संख्या अधिक होती है। सिर्फ एकदम अपना लैंग्वेज में समझिए कि जब लोग अधिक मरते हैं तब उस कमी को, जो लोगों में जनसंख्या की कमी होती है, उस कमी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व तो ये चीज ही एकदम अलग है। ठीक है, इसको जनसंख्या से मतलब है, लेकिन इसके साथ साथ एरिया भी होना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को आप एरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एरिया की कोई बात नहीं किया। यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब लोगों की मृत्यु दर अधिक हो जाती है तब जो जनसंख्या में तीव्र ह्रास होता है, मतलब तेजी से कमी आती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन बी में है जनसंख्या अवनवन, सी में है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? एकाएक जनसंख्या बढ़ जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या कमी की बात कर रहा है, बढ़ने की बात तो कर ही नहीं रहा है। ऑप्शन डी में इनमें से सभी। देखिए, जनसंख्या अवनवन का मतलब होता है उसमें कमी आना। तो कोई भी रीजन, मृत्यु दर हो या कोई भी कमी, कोई भी रीजन हो, जब जनसंख्या कमी होगी तब हम उसे जनसंख्या अवनवन कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 इन्हें पूछा है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। जो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया वो किसके लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन ए में हृदय के विकार जानने के लिए। नहीं बाबू, हृदय के विकार जानने के लिए ईसीजी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी, मान ये बी है और ये सी है। ठीक है, ऑप्शन बी में है भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात। जो छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, छोटे बच्चे, भ्रूण मतलब जो वैसा बच्चा जो अभी माँ के गर्भ में ही पल रहा है, क्या वैसे बच्चों के विकार जानने के लिए, आनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए, या फिर दिमाग की कमी ज्ञात करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो जो एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया होती है ना, इसमें भ्रूण के जो छोटे बच्चे हैं जो गर्भ में पल रहे हैं, इसके आनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए जो है मतलब कि अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर जो बेबी अभी पेट में पल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप हर चीज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि उसका जेंडर भी पता किया जा सकता है, लेकिन वह सरकार के द्वारा मान्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में सहेली जो एक मादा गर्भ निरोधक पुटिका है। बात सही है, सहेली जो है वो मादा गर्भ निरोधक है, इसे जो है नर यूज नहीं कर सकता। तो इसका प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग पूछ रहा है, क्या रोजाना यानी पर डे, डेली, साप्ताहिक, तिमाही या फिर मासिक। तो जो गर्भ निरोधक गोली सहेली है उसका उपयोग जो है बाबू वो साप्ताहिक मतलब सप्ताह में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। ये कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी जो गर्भ निरोधक की एक विधि है, उसमें कॉपर टी का कार्य पूछ रहा है कि इसका काम क्या होता है। क्या युग्मज के निर्माण से रोकता है, जो युग्मनज होता है उसे निर्माण ही नहीं होने देता, क्या ऐसा होता है? फिर गर्भधारण को रोकता है, या फिर निषेचन को रोकता है, या फिर उत्परिवर्तन को रोकता है। देखिए, कॉपर टी होता है ना, ये
क्या करता है, गर्भधारण निषेचन जहां तक शुक्राणु और अंडाणु आकर मिलते हैं, तो जहां पर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वहीं पर जो है कॉपर टी जो है जाने ही नहीं देता, यानी कि शुक्राणु को वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। तो इस प्रकार से जो है एक निषेचन की प्रक्रिया को ही नहीं होने देता, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया को रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे की जो प्रोसेस होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। देखिए ये सब जितना भी दिया हुआ है ये सब गर्भ निरोधक गोली ही है। अब हम क्यों बताएं, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, बहुत सारा बुखार की दवाई दे देगा, उसमें एक गर्भ निरोधक गोली दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, कौन सी गर्भ निरोधक दवाई है। तो यहाँ पर यदि जो नाम आप याद किए हुए रहिएगा तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है उसके द्वारा गर्भ निरोधक के लिए तैयार की जाने वाली दवाई वो है सहेली, ठीक है, इसी को जो है वहां के वो जो संस्थान के अनुसार ज्यादा मान्यता इसी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि किसी खास समय एवं स्थान में खास आबादी में मृत्यु की संख्या, खास समय एवं खास स्थान में खास आबादी, समय भी खास होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक महीना ले लीजिए, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर एक महीना में खास समय पूछ रहा, खास स्थान कोई एरिया खास रखिए और उसी में खास आबादी, मतलब कि वहीं के जनसंख्या में मृत्यु हो, ठीक है, तो उसका पूछा है कि उस मृत्यु की संख्या को क्या कहेंगे। हाँ देखिए खास इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह की बात नहीं कर रहा, जहां खास का बोध हो समझ लीजिएगा पर्सनली उसके लिए बोला जा रहा है। तो जब कहीं खास जगह में और खास समय में ऐसी कोई हो मतलब घटनाएं कि वहां मृत्यु अधिक हो जाए, तब क्या कहा जाएगा, क्या नेटेलिटी कहेंगे उसे, या फिर मार्टेलिटी कहेंगे, या फिर माइग्रेटरी कहेंगे, या फिर इंटेग्रेटरी कहेंगे। तो जब किसी खास समय में खास मृत्यु खास जगह पर हो उसे हम लोग जो है मार्टेलिटी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रेट्रोवायरस एक प्रकार से वह वायरस होता है जो यौन संचालित रोगों को ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए सुजाक, बी में है एड्स, सी में है ट्राइकोमोनेसिस और डी में है सिफिलिस। तो जो रेट्रोवायरस है उसका सीधा सीधा संबंध एड्स है। ऐसे एड्स जो है HIV इसके लिए ज्यादा मतलब कि जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में HIV की जगह रेट्रोवायरस से भी आ जाए तब भी आपको एड्स को ही टिक आउट करना है। ऐसे एड्स इसका HIV का फुल फॉर्म भी आ सकता है, जैसे इसका आएगा, मान लिया आ जाए कि HIV का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछने की संभावना हम इसको बोल सकते हैं कि 90% है, पूछने की संभावना है ना, पूछ सकता है, भले नहीं पूछा गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन ए में है 1920, 1930, 1950, 1951। देखिए इसका सही आंसर 1951 तो होगा, लेकिन ऑप्शन जो है ऐसे भी दे सकता है 1851, 1751, ठीक है। तो याद रखने के लिए पूरा डिजिट याद रखिएगा, ठीक है, कि 1951। कई बच्चे क्या होते हैं कि लास्ट वाला याद रखेंगे 51, 52, 53, 65, 67 ऐसे, तो वैसे में आप जो है गलत आंसर कर सकते हैं। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। मानव भ्रूण सही में अभी के अगर अपेक्षा देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि मानव भ्रूण बढ़ रहा है, इसका बहुत सारे रीजन है ना। मानव भ्रूण बढ़ रही, मानव भ्रूण का पहला संकेत मतलब कि पहले जो है ना, मतलब कि बच्चों के बारे में जो भ्रूण अंदर अभी गर्भ में पल रहा होता है उसके बारे में पहले जो कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी क्योंकि पहले उतना सुविधा नहीं था। लेकिन अब जो है मानव भ्रूण के बारे में हर
चीज, हर संकेत उसके बारे में लोग पता कर लेते हैं। तो ये कैसे, ठीक है, भ्रूण के आंदोलन से या फिर स्टेथोस्कोप के द्वारा, हृदय की ध्वनि को सुनकर, या फिर अंगों का विकास से, या इनमें से कोई। जो बच्चा भ्रूण में है तो बिना कोई हम यंत्र से उसके अंग में विकास हुआ या ना हुआ, ये कोई अदर व्यक्ति नहीं पता कर सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टेथोस्कोप जो है एक डॉक्टर द्वारा यूज करने वाला यंत्र है जिससे उसकी धड़कन सुनी जाती है, ठीक है। और धड़कन को सुनकर पता लगाया जा सकता है कि वो जो भ्रूण है वो किस प्रकार से मतलब सही है या नहीं है, उसका विकास की प्रक्रिया सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सहेली क्या है? इस सहेली वाला क्वेश्चन एकदम सहेली नहीं बना के छोड़ दिया, बार बार यही क्वेश्चन को रिपीट करता है कि सहेली क्या है, ठीक है। सहेली पहले नंबर तो यह एक गर्भ निरोधक गोली है। दूसरा में पूछेगा जो औषधि अनुसंधान संस्थान होता है वहां से सबसे ज्यादा मान्यता इसी को दिया गया है। सहेली दवाई जो है ना, इसको लेकर बहुत सारे आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। चलिए ऑप्शन क्या है सहेली के बारे में? ऑप्शन ए में है क्या यह गर्भधारण की मुख्य गोली है, ठीक है। क्या यह मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है? सही बात, गर्भधारण के लिए नहीं है, गर्भ निरोध के लिए, ठीक है। यहाँ मुख्य गोली ये सही है। फिर है नॉन स्टेरॉइडल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के लगभग में किए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन स्टेरॉइडल गोली है, तो वहां हम लोग टिक आउट किए थे सहेली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल वाला सही आंसर होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि परखनली शिशु का संबंध में सत्य। देखिए परखनली शिशु क्या होता है, जैसे एक बच्चा जो माँ के गर्भ में पैदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा मीन्स जो भ्रूण है, ठीक है। और दूसरा जिसका जो भी माँ के गर्भ में ही पलता है, लेकिन रीजन क्या है कि उसका निषेचन जो है ना बाहरी परखनली में करवाई जाती है। उसका निषेचन जो है गर्भ के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर नहीं होता। चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिया हुआ। परखनली शिशु के संबंध में सत्य कथन मांग रहा है। मादा जनांग में निषेचन, मादा जनांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि नहीं। पूछ रहा है क्या जननांग मतलब जनन अंग में निषेचन होता है? जी नहीं, अगर जनांग में निषेचन ही होता तो परखनली शिशु का नाम ही नहीं पड़ता। ऑप्शन बी में है जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना। जन्म के पहले इंक्यूबेटर में हम रखने से क्या फायदा? देखो बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और वो किसी कारणवश उसमें अभी जो है वो बाहरी का सिचुएशन लाइक नहीं रहता है, तब उसको डॉक्टर जो है इंक्यूबेटर में रखता है ताकि वो विकसित हो जाए, ठीक है। ऑप्शन सी में जनांगों से बाहर निषेचन, बिल्कुल सही है। और गर्भाशय में परिवर्तन, मतलब कि क्या होता है कि शुक्राणु को और अंडाणु को बाहर किसी गैजेट में उसको जो है निषेचन करवाया जाता है, और उसके बाद जो उससे जायगोट का निर्माण होता है वो जो है मादा के जनांग में रखा जाता है, और वहां पर जो है प्लेसेंटा से बच्चों में जो भोजन मिलता है और उससे वह वृद्धि करता है। तो ये लाइन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका कि जनांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए इसमें आप लोग छाटिए कि कौन सा ऐसा है जिसे स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। डायफ्राम स्त्री द्वारा, मुख्य गोली भी स्त्री द्वारा, कॉपर टी तो एकदम फेमस है स्त्री द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बच रहा है जिसका नाम है निरोध। निरोध का उपयोग जो है बाबू स्त्री द्वारा नहीं नर के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुषों के द्वारा जो है ये विधि को अपनाया जाता है जन्म नियंत्रण हेतु, ठीक है, यानी कि गर्भ निरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है कि जनांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है ना। जनांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है? यह एक बीमारी है। जनांग मस्सा नाम की जो है एक
बीमारी है वो फैलता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी में हर्पिस विषाणु, ऑप्शन सी में ट्राइकोमोनास या फिर पैपिलोमा विषाणु। तो जो जननांग मस्सा जो होता है ना, वो फैलने का सबसे बड़ा रीजन यही है, पैपिलोमा विषाणु। इसका नाम है पाइपोहे, मतलब बहुत खतरनाक विषाणु है ना। विषाणु तो वैसे वायरस अधिकांश जो है वो खतरनाक ही होते हैं, अच्छे होते तो बीमारी उत्पन्न नहीं करते, लेकिन कुछ वायरस अच्छे होते हैं। चलिए 24 में है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, वो कौन सी है? GIFT, ये फालतू पड़ गया, इसको मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। GIFT या फिर ZIFT भी रह सकता है, ZIFT भी रह सकता है, दोनों एक ही जैसा लगेगा। ZIFT भी रहेगा तो दोनों एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। ऐसे सही आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में है HJF, सी में है IVFT और डी में है IUDS। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म नियंत्रण विधि जो है सबसे प्रमुख यही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? मुखिया गोली तो होगा नहीं, ये तो मादाओं से है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी भी नहीं होगा, वासेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है, ये पुरुषों द्वारा जो है वो मतलब कि जन्म निरोध के लिए यानी कि जन्म नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी जो है वो किस चीज को रोकता है? जो महिलाओं के द्वारा जो है वो उपयोग होता है, पहला निषेचन को, बी में है अंड जनन को। अंड जनन को कैसे रोकेगा? अंड जनन तो ये संभव ही नहीं है। फिर यूट्रस की दीवारों पर इंद्रियों को बनने से या फिर रिप्रोडक्टिव डक्ट को रुकावट से। तो यहाँ पर तीनों जो है गलत आंसर होगा, यानी कि कॉपर टी जो है बाबू वो सीधा सीधा निषेचन को ही रोक देता है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा स्तनपान आतंर संबंधित है, वो किस चीज से संबंधित है? ठीक है, क्या गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से, या फिर आतंर का अभाव से, या फिर गर्भ निरोधन की अस्थायी। देखिए यहाँ है अस्थायी और यहाँ है अस्थायी, दोनों पर ध्यान दीजिएगा कि अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा। फिर डी में यौन संचारित रोगों से। तो जो स्तनपान आतंर होता है वो गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से संबंधित है, ठीक है। चलिए 28 में जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये छोटा के साथ साथ इंपॉर्टेंट इतना है कि मत पूछिए, है ना। ऑप्शन ए में केलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, फिर बायोग्राफी, ऑप्शन डी में है डेमोग्राफी, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? अभी जो है मानव कौन से कठिनताओं का सामना कर रहा है? आखिर क्या समस्या मानव के साथ सबसे बड़ी बोझ के रूप में जो है सामने है? ऑप्शन ए में जनसंख्या विस्फोट, ये तो है ही है, मत पूछिए, मतलब कि यही हमको लगता है कि ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बाद में चुनेंगे कि कौन सबसे बड़ी है। फिर ओजोन परत का क्षरण, ये भी है प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, ये भी है अपरदन मृदा अपरदन। लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी कठिनता मानव के सामने अभी जो है वो जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय को क्या कहते हैं? संतानोत्पत्ति का जो नियंत्रण का उपाय होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, इनमें सभी विधि। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक विधि। चलिए मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादाओं में जो मादा के द्वारा मुख्य गर्भ निरोधक दवाई का जो उपयोग किया जाता है, इससे जो है किसमें रुकावट आती है? ऐसा पूछा
क्या अंडोत्सर्ग मतलब अंडा का उत्सर्ग नहीं होता, मतलब अंडा का उत्सर्जन नहीं होता है? क्या निषेचन को ही रोक देता है, या फिर रोपण को रोकता है, या फिर यौन शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है? तो जब हम मुख्य गर्भ निरोधक का उपयोग करेंगे तो ये अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है, मतलब अंडा ही उत्सर्जित नहीं होने देता, अंडा ही बनने नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि RU486 दवा का प्रयोग किया जाता है किस लिए, है ना? ऑप्शन ए में गर्भ निरोधन में, है ना, गर्भ निरोधन की प्रक्रिया में करते हैं, या फिर गर्भपात कारक के रूप में। गर्भ निरोधन, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। गर्भ निरोधन होता है कि जैसे ये जो है निषेचन ही नहीं करने देता, लेकिन गर्भपात कहने के मतलब निषेचन की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद जायगोट बनना मतलब भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है, तब जो है उसे नष्ट करवाना गर्भपात कहलाता है। ठीक है, तो जो RU486 नामक दवा है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गर्भपात के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो है विधि कौन सी है, गर्भपात? नहीं, गर्भपात अभी हम बताए कि उसमें जो है भ्रूण रेडी होने लगता है उसके बाद उसे नष्ट करवाना, क्या ये उपयुक्त विधि है? जी नहीं। मुख्य गोलियां, या फिर वीर्य सेचन, या फिर बंध्याकरण। आप सीधा सीधा क्यों ये सब प्रक्रिया को अपनाएंगे, सीधे हम बंध्याकरण करा लेंगे, कहानी ही खत्म। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या एक लिमिट में रहे, तो उसके लिए सबसे प्रमुख, देखिए ये सब जो है आप ऑप्शन देखकर अनुमान के तरीके पर भी सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर जनसंख्या नियंत्रण चाहिए या जन्म नियंत्रण चाहिए तो उसके लिए सबसे प्रमुख यहाँ पर हो जाएगा वो बंध्याकरण हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था, वो वैज्ञानिक के नाम बताइए बाबू जो कि जनसंख्या पर निबंध लिखे। ठीक है, जनसंख्या पर निबंध लिखे थे क्या? डार्विन। डार्विन साहब का एक किताब था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसका लेखक थे डार्विन। लेमार्क नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है माल्थस। माल्थस के द्वारा जो है जनसंख्या पर निबंध सबसे पहले लिखा गया था, बताया गया था कि जनसंख्या क्या होता है, कैसे होता है। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधियों द्वारा विरेचनों को हटाया जाना क्या कहलाता है? जब चाहते हैं कि हम जनसंख्या में वृद्धि करें, मतलब कि नियंत्रण करें, ठीक है, जनसंख्या में नियंत्रण हो और उसके लिए जो है सीधे वृषण को ही हटा दिया जाए, तब वो क्या कहलाएगा? देखिए, वृषण को हटाना इट मींस वृषण पुरुष का नर का पार्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नर में कौन सी विधि को होता है। पहले नंबर बंध्याकरण, बंध्याकरण नर में नहीं होता है, ये मादाओं में होता है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर ट्यूबेक्टोमी भी बाबू नर में नहीं होता, मादा में होता है। फिर है लेप्रोस्कोपी, ये भी नर में नहीं होता। अभी एक ही बच्चा है बास्केटोमी, तो बास्केटोमी जो है ये पुरुषों में अपनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पुरुष का वृषण रहता है उसी को ही शरीर के पार्ट से अलग कर दिया जाता है। जन्म पूर्व भ्रूण की जांचने की विधि को क्या कहते हैं, है ना? जन्म पूर्व कहने के मतलब जन्म के पहले भ्रूण को जांचने की विधि। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आंसर नहीं पता होगा आपको, काहे कि पता है कि ध्यान नहीं दे रहे होंगे। लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, फिर वीर्यसेचन और कोइटस इंटरक्शन। तो जो हम लोग कोई भी बच्चा जो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में अगर पल रहा है, माँ का गर्भ में पल रहा है, और जन्म के पहले उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है बाबू वो एमनियोसेंटेसिस नामक विधि को अपनाया जाता है। और इससे जो है बच्चों की जानकारियां प्राप्त की जाती है कि जो भ्रूण है यानी कि जो बेबी पल रहा है वो अब सही से पल रहा है, उसमें विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन जो है जन्म दर को नियंत्रण की शैल्य विधि है?
जन्म दर तो बास्केटोमी से होगा, जो कि अभी हम जस्ट पढ़े कुछ क्वेश्चन के पहले। फिर ट्यूबैक्टोमी भी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा जो प्रक्रिया बंध्याकरण की प्रक्रिया होती है उसे जो है वो क्या कहा जाता है? नलिका उच्छेदन, फिर शुक्रवाहिका उच्छेदन, प्रत्यारोपण या फिर रोधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नलिका उच्छेदन। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग, देखिए ये भी बार बार रिवर्स टाइम में बार बार पूछा है, मल्टीपल टाइम में। मलेरिया होगा नहीं, मलेरिया परजीवी से होता है, एड्स वायरस से होता है, लेकिन क्या ये सच में जो है यौन संचारित? डेंगू तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन एक ही वो सही बचा है, ऑप्शन बी यानी कि एड्स। ऐसे भी आप लोग को पता होना चाहिए, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, सब जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन को देखिए कैसे घुमा दिया। ये भी वही बात को पूछ रहा है कि यौन संचारित रोग कौन है। वहां हम पहले इसके पहले वाला में टिक किए थे एड्स का, है ना, एड्स, लेकिन यहाँ देखो एड्स उड़ा दिया ऑप्शन में से। अब जो बच्चा रट्टा मारेगा एक ऑप्शन को एड्स खोजते इसमें खोजते मर जाएगा, उसको एड्स मिलेगा ही नहीं कि कहीं पर है, ये नहीं है। चलिए, खसरा नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, गोनोरिया, अब यहाँ टाइफाइड भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर क्या होगा? गोनोरिया होगा। ठीक है, और इसके गोनोरिया की जगह पर फिर से एक क्वेश्चन बना दे, वहां सिफिलिस ऑप्शन में डाल दे, तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य के रोकने के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत होती है ना? अगर हम चाहते हैं कि जनन की जो प्रक्रिया अपनाएं, लेकिन वो सही से, मतलब स्वास्थ्य पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े, उस पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या सावधानी अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए में है यौन संचारित रोगों से बचाव। जो यौन संचारित रोग है, क्या जनन की विधि को अपनाने के पहले ही ऐसा उसमें जांच कर लेनी चाहिए कि अगला जो लोग हैं उसमें क्या कोई ऐसी बीमारी है या नहीं है, या फिर क्या जनन स्वास्थ्य को बचाने के लिए क्या गर्भपात ये उसका सावधानी की जरूरत है, या फिर गर्भवती का समुचित देखभाल होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम जनन स्वास्थ्य चाहेंगे तो हमें जो है गर्भपात से भी बचना है, यौन संचारित रोगों से भी बचाव करना है, और गर्भवती का सुरक्षा जो है समुचित देखभाल भी करना है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाले बीमारी का नाम पूछा है। चलिए, फ्लू, पोलियो, एड्स, यहाँ पर देखिए तीनों जो है बाबू वायरस से ही होने वाला बीमारी है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है ना द्वारा जांच के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच के द्वारा जो होती है वो किस बीमारी का जो है पता वो लगाया जाता है? चलिए, ऑप्शन ए में है एड्स, बी में हेपेटाइटिस बी, फिर है जेंटियल वार्ट्स, और फिर में है कैनराइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हेपेटाइटिस बी का पता जो है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच के द्वारा मतलब कि पता लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बोलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर मिटा देंगे तो 4 ही बचेगा, क्यों जी? निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है जिसमें गर्भधारण रोकने के लिए तथा यूआईसीडी के लिए जो है वो अपनाया जाता है? यांत्रिक तकनीक पूछ रहा है। ठीक है, कॉपर टी हो गया, सम्मिश्रित गोली हो गया, फॉर्म हो गया, या फिर अबोर्टेंट गोली हो गया। तो 44 में पूछा है कि वह विधि को बताइए जिसमें यांत्रिक तो हमको देखिए
एक ही चीज यहाँ पर दिख रहा है, कॉपर टी, जो कि मादा महिलाओं के शरीर में यूज किया जाता है, और ये जो है बाबू निषेचन ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या यानी जन्म नियंत्रित होता है। मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य अवयव क्या है? तो जो भी गोली मुंह से ली जाती है उसके लिए हम आपको बताए थे, सहेली के नाम सुने थे। सहेली नामक जो गर्भ निरोधक दवाई है उसमें जो है वो अगर देखा जाए तो मुख्य अवयव उसका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो मुंह से ली जाने वाली गोली है, जो गर्भ निरोधक गोली मुंह से ली जाती है, उसका मेन अवयव प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि वासेक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन है? पहले नंबर तो ये जो है बाबू मेल में होता है। ठीक है, ये किस में होता है? मेल में होता है। तो मेल से ही अकॉर्डिंग इसमें कहीं कुछ हमको मिलेगा। जब ये विधि जो है मेल से संबंधित है तो ये मेल से ही कहीं ना कहीं हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, मेल से ही कुछ मिलेगा, समझ में आया ना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या पूछा कि यह वृषण में, यह जो है वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन को रोकती है। नहीं, उत्पादन को रोकने की क्षमता इसको नहीं। यह वीर्य के उत्पादन को रोकती है, यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकती है, यह पुरुष के शीशन को जो है उन्नत से रोकती है। यह क्या करती है सो समझिएगा। जो वासेक्टोमी होता है इसमें जो है वृषण जो रहता है, ठीक है, पुरुषों की वृषण रहता है, उसमें जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म को ही मतलब कि बढ़ने नहीं देता, उसकी गति को ही यह समाप्त कर देता है। तो जहां हमें गति वाला मिले, यानी कि जो है यह स्पर्म की गति को रोक देती है। और जब स्पर्म में गति ही नहीं होगा तो वह अंदर जाएगा कैसे? ठीक है, अब वो जाएगा नहीं तो निषेचन नहीं कर पाएगा, और निषेचन नहीं कर पाएगा तो प्रक्रिया ही नहीं फॉलो हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये पूछा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में गिरावट, शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है कि इंट्रायूटेराइन युक्ति, जिसको हम लोग IUDS के नाम से जानते हैं, से निकलने वाला कॉपर आयंस क्या करता है? क्या अंडोत्सर्ग को रोकता है, यूटेरस के अंतरोपण के लिए अयोग्य बनाते हैं, या फिर शुक्राणुओं को फेसागाइटोसिस को बढ़ाते हैं, या फिर शुक्राणु की गति को कम करते हैं? तो ये जो है बाबू शुक्राणु की गति को जो है उसी को कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए ये भी क्वेश्चन छोटा दिखेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। विश्व में एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 1 दिसंबर, 9 नवंबर, 11 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर। हमारा देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है कि एड्स के फैलने की सामान्य विधियां क्या है? एड्स कैसे फैलता है? लैंगिक संभोग तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी रीजन है। जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, किसी व्यक्ति को एड्स होल है, ठीक है, मतलब हो गया है, और वो किसी को इंजेक्शन लगाया और वही डीडील को बदला नहीं, उसी में फिर से अगला दवाई लेकर हमें भी लगा दिया। तो अगर उसको एड्स होल रहेगा और उसमें थोड़ा सा भी रक्त बच गया, थोड़ा सा भी रक्त का लगाव रह गया उसमें, और वही इंजेक्शन से हमको भी दे दिया, तो कंफर्म रहता है कि हमको भी वह बीमारी, खासकर एड्स अगर उसको रहता है तो हमको भी हो जाएगा। ठीक है, रक्तदान भी हो जाएगा, प्लेसेंटन ट्रांसफर, अगर प्लेसेंटन भी ट्रांसफर हो जाता है बीमारी वाले व्यक्ति से आपका, तो आपको भी होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। तो ये हमारा जो आज पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जो भी 50 वो पढ़ाया गया है या बताया गया है, इसको आप लोग जो है एक 50 में 49 नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 में 50 आपको याद कर लेना है, और क्योंकि ये 50 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको एकदम मन लगाकर रिवीजन करते रहिए।